आगे हॉस्पिटल में सू जियाओ लिंजी का पीछा करते करते उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर लिंजी का दोस्त गाओ एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में रहता है। तो सू जियाओ जब गाओ को देखती है तो उसे गाओ को इस तरह देखकर काफी बुरा लगता है और वो लिंजी को कहती है तुम फिक्र मत करो, देखना गाओ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और जब ये ठीक हो जाएगा तब गाओ चाहेगा कि उसके सामने चीजें वैसे ही रहे जैसी वो छोड़ कर गया था। और सू जियाओ ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी लिंजी उसे रोकता है और कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम्हें इन सारी चीजों को ढूंढना होगा, तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो सू जियाओ कहती है लेकिन मैं इन सारी चीजों को ढूंढूंगी कैसे? तो लिंजी कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और लिंजी ये कहकर रूम में चला जाता है और बेचारी सू जियाओ पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे लिंजी अपने दोस्त को इस तरह देखकर पास्ट की बात याद करता है जब ये सारे दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इसी प्रोजेक्ट पर काम करते करते गाओ का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो पूरी तरह से कोमा में चला गया था और लिंजी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता था, इसलिए उसने कॉलेज से रिटायरमेंट ले ली थी। लिंजी अपने दोस्त के ऐसे हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन अपने दोस्त को रोक लिया होता तो शायद आज उसका दोस्त सही सलामत होता। तो यहाँ पर प्रोफेसर लिंजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, उस दिन जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन फिर भी अगर तुम गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर उसके लिए वो सारे काम करो जो गांव किया करता था, ताकि जब गांव उठे तो उसे लगे कि वो जिन चीजों को छोड़कर गया था आज भी वो चीज बिल्कुल सेम है। इसलिए लिंजी गांव की याद में उस बुक स्टोर पर काम करता है क्योंकि गांव भी उसी बुक स्टोर में पार्ट टाइम का जॉब किया करता था। अगले दिन सू जियाओ की फैमिली उन सारे पैसों के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो लोग उन पैसों को कहाँ पर लगाए जिससे उन्हें ढेर सारा मुनाफा हो, और वो लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और सू जियाओ और मिंग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। आगे सू जियाओ स्कूल आती है और वहाँ जाकर वो सारे बुक्स को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी वो सारे बुक्स नहीं मिलते, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो उन सारे बुक्स को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। दूसरी तरफ तियान्यू सू जियाओ को पटाने के लिए उसके सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और उसे पटाने की बहुत कोशिश करता है ताकि सू जियाओ का ध्यान उस पर आए, पर सू जियाओ का ध्यान बिल्कुल भी उस पर नहीं आता बल्कि वो उसे इग्नोर ही मारती है, जिसे देखकर तियान्यू पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वो सू जियाओ का अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करता है पर सू जियाओ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। आगे सू जियाओ को तियान्यू के जरिए से एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि तियान्यू तो इस पूरे कॉलेज में फेमस है, अगर वो उसका एक ग्रुप बना ले और उसके जरिए से पूरे क्लास में उस नोटबुक के बारे में पूछे तो शायद उसे वो नोटबुक मिल सकता है। इसलिए सू जियाओ तियान्यू का एक फैन पेज बनाती है जहाँ पर सारी लड़कियां उसे फॉलो करती है और सू जियाओ इसी के जरिए से उस नोटबुक को हासिल करने की कोशिश करती है। जब सीना ये सब कुछ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा प्लान सू जियाओ का है उस नोटबुक को हासिल करने का, इसलिए वो पूरी कोशिश करती है कि सू जियाओ को वो नोटबुक बिल्कुल भी ना मिले। आगे सू जियाओ सू तियान के साथ निराश होकर घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके क्लासमेट को तंग कर रही है और उससे वही नोटबुक छीन रही है जिस नोटबुक की उसे जरूरत है। तो वो सीधा उस क्लासमेट की हेल्प करने के लिए उन लड़कियों के बीच लड़ाई करने के लिए कूद पड़ती है। यह तो पहले तो वो लड़कियां सू जियाओ को बहुत ही तंग करती है, लेकिन बाद में सू जियाओ अपने दिमाग से उन लड़कियों को कचरे के पानी से इतना डराती है कि वो लोग उल्टे पैरी वहाँ से भाग जाते हैं और इधर सीना उन लोगों की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में इस वीडियो के जरिए से वो सू जियाओ को परेशान कर सके और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सके। आगे सू जियाओ को वो बुक मिल जाता है और वो उस बुक को लेकर सीधा लिंजी के पास जाती है और उसे कहती है मुझे ये बुक मिल गया है, इसलिए अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। तो यहाँ पर लिंजी सू जियाओ का टेस्ट लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि सू जियाओ कितने पानी में है। तो सू जियाओ उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की बहुत कोशिश करती है पर सारे क्वेश्चन उसके दिमाग के ऊपर से जा रहे होते हैं क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो लिंजी जब ये सब कुछ देखता है तो वो समझ जाता है कि सू जियाओ को कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो सू जियाओ को कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। तो सू जियाओ कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो लिंजी कहता है तुम कब से यहाँ पर बैठकर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, इसका मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ये नाश्ता करो और यहाँ से जाओ, कुछ देर में बुक स्टोर बंद होने वाला है। और लिंजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है पर सू जियाओ बिल्कुल भी हार नहीं मानती और उन सारे क्वेश्चन को बैठकर सॉल्व करने लगती और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेती है। तो लिंजी जब ये सब देखता है तो वो कहता है तुमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व तो किए हैं लेकिन बहुत ही लंबे तरीके से जो कि शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते थे। तो सू जियाओ कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मैंने इसे सॉल्व तो किया, अब तुम तो मानते हो ना कि मैं पढ़ने में उतनी भी
भी भूसगोल नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। और ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बुक स्टोर का मालिक बुक स्टोर को बंद करके वहाँ से चला जाता है और वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। इधर मिंजे को अपनी बहन की काफी फिक्र हो रही होती है क्योंकि इतनी रात हो गई होती है और वो घर वापस नहीं आई हुई होती है। तो वो सीधा अपनी बहन को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गई हो। तो यहाँ पर सू जियाओ इन सब से बचने के लिए अपने भाई से झूठ बोलती है और कहती है आज रात में सीना के घर पर ही रुकूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ पढ़ाई करनी है, इसलिए आज रात तुम संभाल लेना। तो मिंजे कहता है ठीक है, तुम सीना के घर पर हो इसलिए मैं आज तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और यहाँ पर मिंजे अपने पेरेंट्स से ये बात छुपा कर रखता है कि सू जियाओ घर पर नहीं है। दूसरी तरफ सू जियाओ इस मौके का फायदा उठाकर उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है कि तभी उसकी नजर लिंजी पर पड़ती है जो बैठे ही बैठे सो गया होता है। तो सू जियाओ जब लिंजी को सोते हुए देखती है तो यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा लिंजी पर निकालती है और उसे खूब मारती है, पर वो ऐसे मारती है जैसे लिंजी को कुछ पता ना चले। इधर लिंजी अपने सपने में गांव के एक्सीडेंट को देखता है जिसे देखकर वो अचानक उठ जाता है। आगे लिंजी की बहन सी की एंट्री होती है जो बुक स्टोर पर उन दोनों को बाहर निकालने के लिए आई हुई होती है। तो सी जब लिंजी और सू जियाओ को एक साथ देखती है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तभी लिंजी सी के सोच पर रोक लगा देता है और उसे कहता है कि मैं इसका टीचर हूँ। तो सू जियाओ जैसे ये बात सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो लिंजी को कहती है इसका मतलब तुम मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए ना। तो बेचारे लिंजी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। तो सू जियाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली लिंजी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। आगे से लिंजी को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिंजी अपने पेरेंट्स से मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहता। वेल इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो यहाँ पर सी बहुत ही कोशिश करती है कि लिंजी न्यू ईयर पर अपने पेरेंट्स से मिले, पर यहाँ पर सी मिलने से इनकार कर देता है। उल्टा ये कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों से मिलना है तो तुम मिल सकती हो पर मुझे फोर्स मत करो, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में स्पीच डे होता है इसलिए सारे क्लास के मॉनिटर स्टेज पर जाकर स्पीच दे रहे होते हैं। जब सू जियाओ की क्लास की बारी आती है तो उस क्लास का मॉनिटर पेट खराब होने की वजह से स्टेज पर आता ही नहीं, जिस वजह से सू जियाओ इन सारी चीजों के चपेट में आ जाती है क्योंकि डीन सर को लगता है कि सू जियाओ ही क्लास मॉनिटर है, इसलिए डीन सर सू जियाओ को स्टेज पर जाकर स्पीच देने को कहते हैं। तो बेचारी सू जियाओ डरते हुए स्टेज पर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या स्पीच दे, लेकिन तभी उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर सू जियाओ सबके सामने ये कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर कैपिटल यूनिवर्सिटी जाकर रहूंगी। तो सारे बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो पहले तो हंसते हैं लेकिन बाद में वो लोग तालियां भी बजाते हैं सू जियाओ के लिए। लेकिन सीना जब ये सब कुछ सुनती है उसका तो पारा ही हाई हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सू जियाओ कैपिटल यूनिवर्सिटी जाए। आगे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होने वाली होती है। जब ये बात सू जियाओ को पता चलती है वो तो पूरी तरह से बौखला जाती है क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसे अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सीधा लिंजी के पास जाती है और उसे अपने पेरेंट्स के तौर पर स्कूल जाने को कहती है। और यहाँ पर सू जियाओ उसे खूब मक्खन भी लगाती है पर लिंजी जाने से इनकार कर देता है। तो सू जियाओ कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, पर लिंजी मानने को तैयार ही नहीं होता। तो सू जियाओ भी यहाँ पर उसे अपना फरमान सुनाकर वहाँ से चली जाती है और लिंजी देखता ही रह जाता है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो यहाँ पर सारे बच्चे के पेरेंट्स आते हैं पर सू जियाओ के नहीं, क्योंकि सू जियाओ यहाँ पर लिंजी का इंतजार कर रही होती है पर अभी तक लिंजी नहीं आया हुआ होता है, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है कि पता नहीं लिंजी आएगा या नहीं। लेकिन तभी उधर से लिंजी की एंट्री होती है तो सू जियाओ लिंजी को देखकर काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर तियानियों के पापा सू जियाओ से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारे पापा कुछ यंग नहीं दिखते? तो लिंजी कहता है मैं इसका पापा नहीं बल्कि इसका अंकल हूँ। तो ये बात सुनकर उन लोगों को काफी अजीब लगता है क्योंकि लिंजी किसी भी एंगल से सू जियाओ का अंकल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। आगे सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो यहाँ पर लिंजी सू जियाओ को काफी सपोर्ट करता है तो सू जियाओ को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सीना की मॉम सारे पेरेंट्स के सामने अपनी बेटी की खूब तारीफ कर रही होती है और सबको ऐसा बता रही होती है कि
कि सीना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो आज तक मैंने उसे कोई भी ट्यूशन नहीं लगाया क्योंकि उसने मुझे कभी ये मौका ही नहीं दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी है कि वो हमेशा क्लास में टॉप आती है और यहाँ पर सीना की मॉम अपनी बेटे की तारीफों की पुल बांधने से एकदम पीछे नहीं हटती। पर उन लोगों को क्या पता कि सीना अपने स्कूल में टॉप करने के लिए बहुत सारे ट्यूशन ले रही है, क्योंकि सीना की मॉम नहीं चाहती कि सीना किसी भी मामले में किसी से भी पीछे रहे, इसलिए वो सीना को प्रेशराइज करती है कि वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप रहे और किसी से भी कम ना रहे। और बेचारी सीना को अपनी मॉम की यही बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे कंपेयर करती रहती है और कभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचती, जिस वजह से सीना बहुत ही सैड रहती है कि तभी उधर से मिंजे आता है और सीना को इस तरह सैड देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो। पर यहाँ पर सीना उसे कुछ भी नहीं बता, तो यहाँ पर मिंजे सीना को चेयर अप करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद करता है। तो सीना मिंजे से पूछती है कि आज तो सू जियाओ की भी पेरेंट्स मीटिंग थी ना, तो तुम्हारे घर से आज सू जियाओ की मीटिंग में कौन आया। तो मिंजे जैसे ये बात सुनता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सू जियाओ ने इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया होता। तो वो सीना को कहता है क्या सच में आज पेरेंट्स मीटिंग थी। तो सीना कहती है क्या सू जियाओ ने घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो मिंजे कहता है मिंजे कहता है ऐसा नहीं है, शायद उसने घर में बताया होगा पर मुझे नहीं पता। वैसे तुम दोनों ने उस रात काफी मजे किए होंगे ना। तो सीना कहती है तुम किस रात के बारे में बात कर रहे हो। तो मिंजे कहता है मैं उसी रात के बारे में बात कर रहा हूँ जिस दिन सू जियाओ पढ़ाई के लिए तुम्हारे घर पर रुकी थी। तो सीना जैसे ये बात सुनती है कि सू जियाओ एक रात के लिए घर से बाहर थी तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो इस बारे में मिंजो को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को सीना का मिंजे के करीब जाना या उससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे सू जियाओ घर जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा लगा दिया है, जिसे जानकर सू जियाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि पास्ट में जब उसके पेरेंट्स ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो उनका सारा पैसा डूब गया था, जिस वजह से वो लोग और गरीब हो गए थे। तो बेचारी सू जियाओ ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती बल्कि याद करने की कोशिश करती है कि पास्ट में ऐसा कौन सा शेयर था जिसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर बुक स्टोर चली जाती है और वहाँ पर शेयर मार्केट की बुक पढ़ने लगती है। तो लिंजी जब ये सब देखता है तो वो सू जियाओ से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सू जियाओ उसे पूरी बात बता देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे शेयर में कौन सा शेयर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर लिंजी उसे सही वाला शेयर बता देता है जिससे सच में प्रॉफिट होने वाला होता है, पर सू जियाओ को लिंजी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहती है कि तभी वहाँ पर तियानयू के डैड अपने बेटे के साथ बुक स्टोर में बुक खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ पर तियानयू सू जियाओ को बुक खरीदने में हेल्प करने को कहता है। तो बेचारी सू जियाओ का मन तो नहीं होता पर उसे मजबूरन यान्तु के डैड की वजह से तियानयू की हेल्प करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सू जियाओ तियानयू को कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए इतने सारे बुक खरीद रहे हैं, क्या तुम इन सारे बुकों को पढ़ लोगे। तो तियानयू कहता है मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं इतने सारे बुक को पढ़ूं, ये सब तो मेरी टेबल की सजावट के लिए है ताकि ऐसा लगे कि मैं पढ़ाई में बहुत ही तेज हूँ। तो सू जियाओ जब तियानयू के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता क्योंकि उसे पता होता है कि तियानयू एक नंबर का आलसखोर और कामचोर है जिसे बस गेम खेलना पसंद है। आगे लिंजी जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन लोगों के जाने के बाद लिंजी सू जियाओ को कहता है क्या तुम फिर से इन सारे चक्करों में पड़ गई, अगर तुम इन सब चक्करों में फिर से पड़ी तो तुम्हारा फ्यूचर फिर से बर्बाद हो जाएगा। तो सू जियाओ जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि लिंजी उसके फ्यूचर के बारे में ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो भी फ्यूचर से आया हो। तो लिंजी कहता है मैं तुम्हें ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इन सारे चक्करों में पड़ी तो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो सू जियाओ कहती है लिंजी तुम्हें गलत लग रहा है, मेरे और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा क्लासमेट है, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो लिंजी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, इसलिए वो घर जाती है और अपने भाई पर इस बात को लेकर एक्सपेरिमेंट करती है और उसे कहती है कि इन दोनों चीट में किसी एक चीट को छुओ। तो उसका भाई कहता है ये काम तुम हमेशा मुझसे ही क्यों करवाती हो। तो उसकी बहन कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा लक इस दुनिया में सबसे खराब है, इसलिए तुम इन दोनों में से जो भी चूज करोगे वो पक्का नुकसान ही कराएगा। तो यहाँ पर मिंजे चीट को चूज कर लेता है। तो सू जियाओ जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि लिंजी सच में सही था क्योंकि उसके भाई ने उसके अपोजिट
अपोजिट वाला नंबर चूज किया होता है, इसलिए वो लिंजी के नंबर वाले शेयर पर अपने और अपने भाई के सारे पैसों को मिलाकर उस पर पैसे लगा देती है, जिसे देखकर मिंजे शॉक्ड हो जाता है। तो सू जियाओ कहती है तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। तो मिंजे कहता है अभी तो तुम मुझे कंगाल बना रही हो, पता नहीं तुम आगे अमीर बनाओगी क्या नहीं। तो सू जियाओ कहती है क्या तुम्हें अपनी बहन की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है क्या? तुम भूल गए कि मैंने पापा के कितने पैसे बचाए थे, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, फ्यूचर में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। आगे सीना सू जियाओ की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए उसका एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि सू जियाओ लड़कियों को बुली करती है। और जब ये बात डीन सर के पास जाती है तो सू जियाओ इस मामले को बहुत ही आराम से संभालती है और डीन सर को बताती है कि मैंने यहाँ पर किसी को बुली नहीं किया है, बल्कि बुली होने से बचाया है। तो डीन सर भी कहते हैं कि मैं इस मामले की अच्छे से जांच करूंगा और जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी, और वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। पर सीना को ये सब करके भी चैन नहीं मिलता और वो सू जियाओ की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए डीन सर के सामने गिरने की एक्टिंग करती है और डीन सर को ये बताती है कि सू जियाओ ने ही उसे गिराया है। तो डीन सर को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि पहले भी सू जियाओ के बारे में कंप्लेन आ चुकी होती है और फिर से उसके बारे में कंप्लेन आई हुई होती है, जिस वजह से डीन सर इस बार उस पर एक्शन लेते हैं और उसे अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहते हैं। पर सू जियाओ अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाती, उल्टा डीन सर के सामने खुद को डिफाइन करने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने सू जियाओ को नहीं मारा। और वो ये बात सबके सामने साबित भी करती है और सबकी बोलती भी बंद करवा देती है, जिससे सीना को बहुत ही गुस्सा आता है। पर वो हार नहीं मानती, उल्टा वो सू जियाओ की मॉम को कॉल करके स्कूल बुला लेती है और उसकी खूब शिकायत भी करती है। जब सू जियाओ को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसे सीना पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो सू जियाओ की मॉम पहले यहाँ पर सू जियाओ पर काफी गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो सू जियाओ कहती है क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी मॉम, क्योंकि अगर आप स्कूल आ जाती तो मेरी गलती ना होने के बावजूद भी आप मुझे उन लोगों से माफी मांगने को कहती जिनकी ऑलरेडी इन सब में गलती है। क्योंकि हम गरीब हैं तो हम किसी के सामने झुक जाएं, क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मॉम? इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। तो सू जियाओ की मॉम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो चुप हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीना आकर उन दोनों के बीच आग लगा देती है और सू जियाओ की मॉम को ये बता देती है कि एक रात के लिए सू जियाओ अपने घर से बाहर थी और वो जानबूझकर ये सारा कारनामा करती है। तो सू जियाओ जब ये सब कुछ सुनती है तो वो सीना को वहाँ से जाने को कहती है, पर वो ढीठ की तरह सू जियाओ की मॉम को सारी बातें बताने लगती है, जिस वजह से सू जियाओ की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा सू जियाओ पर निकालती है। तो सू जियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मॉम क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, जो तुम किसी के भी बात में आकर अपनी बेटी पर शक कर रही हो? तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा है ना? और सू जियाओ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो सू जियाओ की मॉम को काफी बुरा लगता है कि उसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को बुरा भला कह दिया। आगे सू जियाओ सीधा बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। तो लिंजी जब सू जियाओ को इस तरह देखता है तो वो उसे चेयरअप करने के लिए कैपिटल यूनिवर्सिटी लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी के कहने या करने से हम अपने मकसद से नहीं भटक सकते, हमें अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करनी होगी, चाहे रास्ते में कितनी रुकावटें ही क्यों ना आए। तो सू जियाओ जब लिंजी के मुंह से इतनी मोटिवेशनल बातें सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि चाहे उसके रास्ते में कोई भी आ जाए पर वो अपने मकसद से बिल्कुल भी नहीं भटकेगी और कैपिटल यूनिवर्सिटी में जाकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।